हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता शुक्ला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है, यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 4, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में आपको बात करनी है। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करके कंसेप्शन से बचा जा सकता है, या गर्भधारण से बचने के लिए गर्भ निरोध के कौन कौन से उपायों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैंने आपको प्राकृतिक उपायों के बारे में बताया था, नेचुरल मीन्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन कौन कौन से प्रयोग होते रहे हैं पहले के समय में। आज के समय में क्योंकि वो उतना प्रभावी नहीं थे, तो इसलिए चलन में आए आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में पहला मेथड जो था वो आपका बैरियर मेथड था। बैरियर मेथड का मतलब ये कि कोई ऐसा बैरियर लगा दिया जाए जिससे स्पर्म और ओवम आपस में फर्टिलाइज ना कर पाए। तो ये प्रोसेस जो है ये काफी प्रभावी हुई और लोकप्रिय भी हुई, जिसमें बैरियर मेथड जो था वो ऐसा मेथड था जो इंसान खुद से यूज कर सकता था और इसलिए प्राइवेसी उनकी बनी रहती थी। उसके बाद चलन में आए इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस ऐसे डिवाइसेस थे जिसमें जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस थे, और ये क्या करते थे, ये फैगोसाइटोसिस कर देते थे स्पर्म्स की, और जिससे कॉपर आयन रिलीज होने लगता था और इससे स्पर्म मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती थी और ये कॉन्ट्रासेप्शन में हेल्प करता था। उसके बाद बहुत लोकप्रिय उपायों के रूप में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आई चलन में, जो दो प्रकार की होती थी। एक तो ऐसी होती थी जो हार्मोन बेस्ड होती थी, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन हार्मोन्स का कॉम्बिनेशन होता था, और इसको पर डे 21 डेज तक, मेंसेस के डे 1 से स्टार्ट करके 21 डेज तक ये कंटिन्यू करनी होती थी। प्रतिदिन ये गोली लेनी होती थी। और उसके बाद कुछ सालों पहले एक नई गोली आई जो नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन था, जिसको सहेली के नाम से जाना जाता है। सहेली नाम की गोली आई जो केवल हफ्ते में एक बार लेनी होती है, और ये नॉर्मल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की तुलना में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, मतलब कॉन्ट्रासेप्शन कंप्लीट करती है और शरीर को ये नुकसान नहीं करती। जो अलग अलग, सबकी अपनी अलग अलग चॉइस है। अब इसमें बैरियर मेथड जो है वो बिना किसी डॉक्टरी सलाह के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा आईयूडीज को इस्तेमाल करना है तो आईयूडीज आपके लिए कौन से ठीक रहेंगे ये भी डॉक्टर की सलाह पर डिपेंड करता है। डॉक्टर से पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। डॉक्टर की सलाह लेकर के आईयूडीज का यूज किया जा सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के लिए भी डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होती है, और सर्जिकल मेथड्स जो हैं उनके लिए भी डॉक्टरी सलाह की जरूरत होती है। सर्जिकल मेथड्स ऐसे होते हैं जो दोबारा से उनको रिवर्स बैक नहीं किया जा सकता, यानी कि अगर एक बार सर्जिकल मेथड से कॉन्ट्रासेप्शन का रास्ता अपना लिया जाए तो वो रिवर्स बैक नहीं हो सकता है। तो इसलिए कि सर्जिकल मेथड के लिए भी जब तक दंपति पूरी तरह से राजी ना हो तो डॉक्टरी सलाह के साथ सर्जिकल मेथड अपनाया जा सकता है। सर्जिकल मेथड में क्या होता है, दो तरीके से ओवम रिलीज करती है एक फीमेल बॉडी, तो महिला के अंदर सर्जिकल मेथड द्वारा क्या होती है, ट्यूबेक्टोमी होती है, और पुरुषों में उनका टेस्टिस नाम का ऑर्गन जो है वो स्पर्म को रिलीज करता है। तो स्पर्म जो है वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट तक ना पहुंचने पाए, इसलिए पुरुषों में होती है वैसेक्टोमी, जिसको हम महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी के नाम से जानते हैं। तो जो सर्जिकल मेथड्स हैं ये महिलाओं में कैसे काम करते हैं और पुरुषों में कैसे, ये सर्जिकल मेथड में कैसे इसकी सर्जरी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किस तरह से ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी काम करते हैं। हम इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस के बारे में आपको मैंने बता ही दिया था कि ये बहुत प्रभावी और लोकप्रिय विधि है। 3 तरीके की आईयूडीज अवेलेबल हैं। एक तो नॉन मेडिकेटेड होती हैं, उसका नाम लिखना था आपको, लिपस लूप। ये नाम जो है यू हैव टू राइट डाउन इन योर नोटबुक। नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए ये नामों का याद रखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक बार अगर याद हो जाते हैं तो मार्क्स आपको गेन करने में आसानी होगी।
कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज में आपका कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375 यूज होता है, जो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ता है। ये भी महिला के वजाइना में इसको इंसर्ट करना पड़ता है। और उसके बाद ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में मैंने आपको बताया था कि डे 1 टू डे 21 इसको लिया जाता है प्रतिदिन, जो हार्मोनल पिल होती है। और जो नॉन स्टेरॉइडल पिल होती है उसको लेने के लिए 1 हफ्ते, ये जो गोली है सहेली नाम की, ये न्यू फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो हफ्ते में केवल 1 बार लेनी होती है। ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, यानी कि इसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत कम हैं। अब मेथड्स में आपको मैंने बताया, कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स में इंजेक्टेबल आईयूडीज के बारे में जो बताया था मैंने आपको कि इंजेक्शन के द्वारा इसको लिया जाता है और इफेक्टिव पीरियड इसका लंबा है, विद इन 72 आवर्स ऑफ इंटरकोर्स इसको लेना पड़ता है। उसके बाद बच्चों एक बैरियर मेथड, देखिए कौन कौन से मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आपने कौन कौन से मेथड जान लिए। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में पहला आपका हो गया बैरियर मेथड। अब बैरियर मेथड में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं? बैरियर मेथड में आपका यूज हो रहा है कॉन्डोम्स, दैट इज बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों प्रकार के कॉन्डोम्स आते हैं। तो ये आपका हो गया। दूसरा हो गया आपका वॉल्ट्स, तीसरा आपका हो गया, तो ये तो आपका हो गया बैरियर मेथड। उसके बाद क्या आता है बच्चों? उसके बाद आपका मैंने आईयूडीज के बारे में बताया। तीसरा मैंने आपको बताया कि सर्जिकल मेथड होता है, सर्जिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, सर्जिकल मेथड। तो सर्जिकल मेथड में हम देखेंगे कि मान लीजिए कि आप सभी को चैप्टर नंबर 3 में आप सभी ने पढ़ा था ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में हमने पढ़ा था, कैसे होता है, कुछ इस तरीके की संरचना होती है। कुछ इस तरीके की संरचना होती है, हम केवल आधा डायग्राम ही बनाएंगे। कुछ इस तरीके की संरचना होती है। अब यहाँ पे ये क्या है? ये है आपका टेस्टिस। ये आपका टेस्टिस से क्या हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। टेस्टिस में क्या होता है बच्चों? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और उससे निकलने वाली जो ट्यूब है वो कौन सी है? उससे निकलने वाली ट्यूब है वास डिफरेंस। तो ये जो वास डिफरेंस है, जो वेसेक्टोमी होती है, वेसेक्टोमी में क्या होता है? यहाँ पे कहीं कट लगेगा, यहाँ पे कहीं हल्का सा कट लगेगा और इस तरीके से ये बंध लगा दिया जाएगा, या ट्यूब यहाँ पर बांध दिया जाएगा। तो अगर बांध दिया जाता है तो मतलब क्या हो गया? जो स्पर्म का रास्ता है वो बंद हो गया, यहाँ पे कट लगाया गया। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? ये प्रोसेस कहलाती है वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी यानी कि पुरुष नसबंदी, पुरुष नसबंदी। तो ये जो प्रोसेस है आपकी, ये क्या हुई? ये प्रोसेस है आपकी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होने वाली वेसेक्टोमी। सर्जिकल मेथड है जो डॉक्टर के देखरेख में ऑपरेशन की तरह होता है, ये नॉर्मल, जिसमें वास डिफरेंस में कट लगा करके बांध लगा दिया जाता है, जिससे जो स्पर्म का फॉर्मेशन, यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से ट्रेवल करते हुए स्पर्म जो है यूरेथ्रा के थ्रू बाहर आता है। तो यहाँ से ट्रेवल करते हुए ये यूरेथ्रा के थ्रू बाहर नहीं आ पाएगा,
है ना। यहाँ पे रास्ते में बैरियर लगा दिया गया, यानी कि बंध लगा दिया गया, और ये सर्जिकल तरीके से किया गया, तो वेसेक्टोमी इसको कहते हैं। इसके लिए अलग अलग सावधानियां बरतनी जरूरी होती है कि किस तरह से सावधानी करनी है। ये तो आपका हो गया पुरुष नसबंदी। लेकिन अब इसके लिए इसका जो नेगेटिव पॉइंट क्या है, पहले हम देख लेंगे कि कैसे होती है। महिलाओं में क्या होता है कि महिलाओं में आपने देखा था कि ये होता है ओवरी, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से ये फिम्बरी वाला पोर्शन होता है, और ये क्या होता है, ये होता है आपका फिलोपियन ट्यूब। ये होता है फिलोपियन ट्यूब, है ना। तो ये वाले में क्या होता है, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपकी फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। तो फिलोपियन ट्यूब में जैसे वेसेक्टोमी में कट लगाया गया वास्ट डिफरेंस में, वैसे ही फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पे कट लगाया जाता है, और ये कहलाता है प्रोसेस, ये प्रोसेस कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम महिला नसबंदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, महिला नसबंदी। अब ये तो पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी के बारे में आपने जान लिया, लेकिन इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो पुरुष नसबंदी पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया था। मतलब लोगों को पकड़ पकड़ के पुरुष नसबंदी की जा रही थी, क्योंकि उस समय पे जो जनगणना की गई थी उसमें बहुत बड़ा शूट कर गई थी जनगणना, जिसको कहते हैं, बहुत हाइट पे चली गई थी। तो उस समय पे पुरुष नसबंदी सरकारी तौर पे बहुत ज्यादा पैमाने पे हो रही थी। तो ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी दोनों में क्या होता है, जो भी जेनाइटल ट्रैक्ट में जो ट्रैक्ट होता है, जो ट्यूब्स होती हैं, एक स्पर्म को ले जाने वाली ट्यूब और दूसरा ओवम को ले जाने वाली ट्यूब, तो उन दोनों ट्यूब्स में कट लगा के बांध दिया जाता है, ताकि स्पर्म और ओवम दोनों ट्रेवल करके एक दूसरे के पास ना पहुंच पाए। तो ये जो प्रोसेस थी सर्जिकल मेथड, इसके कुछ नुकसान थे। इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या था बच्चों, ड्रॉबैक्स थे सर्जिकल मेथड के। ड्रॉबैक्स ऑफ सर्जिकल मेथड। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि ये रिवर्स नहीं किया जा सकता था, ये नॉन रिवर्सिबल था। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था कि ये नॉन रिवर्सिबल था। नॉन रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, नॉन रिवर्सिबल का मतलब होता है कि वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी करने के बाद स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और ओवम का फॉर्मेशन हो रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। लेकिन वेसेक्टोमी करने के बाद स्पर्म जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू नहीं ट्रेवल कर सकता है, और जो ओवम है वो फलोपियन ट्यूब के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता, है ना। तो क्या होता है, जब ट्यूब काट दी गई, बंध लगा दिया गया वहां पे, तो ये एक नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। मतलब दोबारा किसी भी परिस्थिति में चाहे तो कंसेप्शन नहीं हो सकता। क्लियर, समझ में आ गया। नॉन रिवर्सिबल का मतलब है कि ऐसी परिस्थिति में जब सर्जिकल मेथड के द्वारा महिला नसबंदी या पुरुष नसबंदी हो जाए, तो उस समय क्या होता है, ये नॉन रिवर्सिबल होता है, मतलब उसके बाद इसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता। जो बैरियर मेथड्स हैं, जो आपका आईयूडीज हैं, जो इंजेक्टेबल मेथड्स हैं, जो आपका दूसरा वाला मेथड मैंने आपको बताया था पिल्स वाला मेथड, ये सारे के सारे मेथड ऐसे हैं कि जो आपके अपने कंट्रोल में होते हैं, उनको आप चाहें तो जब चाहें तब हटा सकते हैं और कंसेप्शन दोबारा से हो सकता है। लेकिन जो सर्जिकल मेथड है, इसका ड्रॉबैक ये रहा कि ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। इसमें आप एक बार सर्जिकल मेथड के द्वारा जब नसबंदी महिला या पुरुष की हो जाती है, तो दोबारा से गर्भ धारण की संभावना खत्म हो जाती है। क्या होता है, महिला या पुरुष
नसबंदी के बाद गर्भधारण की संभावना 0 के बराबर होती है। एकदम क्लियर है बच्चों? तो ये सारे मेथड्स जो हैं कॉन्ट्रासेप्शन के वो आपको मैंने बता दिए हैं, जिसमें अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं है, तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्ट्रासेप्शन में जो आपका आईयूडीज में इम्पोर्टेंट पार्ट था, उन आईयूडीज के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में उन आईयूडीज के नाम पूछे जाते हैं बहुत बार। और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उसमें नॉन स्टेरॉयडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का कौन सा कॉम्बिनेशन है वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तो आपका हो गया कॉन्ट्रासेप्शन के आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में। अब कॉन्ट्रासेप्शन के आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में जानने के बाद आपका ये वाला क्लियर हो चुका है। है ना? अब आपको समझ में आ गया कि फिजिकली अगर ओवम और स्पर्म को आसपास आने से रोका जाए तो उसे हम आर्टिफिशियल मेथड कहेंगे। दूसरा, बैरियर मेथड्स में कॉन्डोम्स इंक्लूड होते हैं, डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप्स और वॉल्ट्स आते हैं। ठीक है? उसके अलावा क्या है? उसके अलावा है कि इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस हैं जो 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी होती हैं जो हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस होती हैं और दूसरे प्रकार की कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस होती हैं। उसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी जो हार्मोनल भी होती हैं और नॉन स्टेरॉयडल कॉम्बिनेशन में भी आती है, जो कि सहेली नाम से जानी जाती है। उसके अलावा हमने सर्जिकल मेथड्स के बारे में बात कर ली, जिसमें वेसेक्टोमी होता है। वेसेक्टोमी रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इन मेल, ये पुरुष नसबंदी की बात हो रही है। और ट्यूबेक्टोमी जो रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब्स इन फीमेल्स। अब ये वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये शब्द हमेशा याद कर लेंगे, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी ये शब्द जो है ये भी आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। जब भी मैं आपको क्वेश्चंस करा रही थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के, तो मैं इस सेशन में भी कराऊंगी। तो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी जो है वो पूछा जाता है कि मतलब कौन सा प्रोसेस वेसेक्टोमी कहलाता है और कौन सा प्रोसेस जो है वो ट्यूबेक्टोमी कहलाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वेसेक्टोमी होती है वास डिफरेंस में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और ट्यूबेक्टोमी होती है फलोपियन ट्यूब में, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। इसके अलावा अब हमें बात करनी है बच्चों किसके बारे में? 2 टॉपिक आपके बचते हैं। एक तो है मेडिकल ट्रांसमिशन ऑफ प्रेगनेंसी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज, यानी आपको एमटीपी और एसटीडी के बारे में पढ़ना है। पहला आपको किसके बारे में पढ़ना है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज यानी कि एसटीडीज। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी साधारण शब्दों में कहें तो डॉक्टर की देखरेख में डॉक्टर के द्वारा किया जाने वाला सर्जिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम अबॉर्शन के नाम से भी सामान्य तौर पे जानते हैं। तो ये जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी होता है, एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये ऐसा है कि जिसमें डॉक्टर की हेल्प से गर्भधारण होने के बाद भी जब पेट में गर्भ जो है वो 2 से 3 माह के अंदर मेडिकल टर्मिनेशन कर दिया जाए, यानी डॉक्टर के द्वारा औजारों की सहायता से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया जाए, तो वो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहलाएगा। अब इसके कुछ अलग अलग कारण हैं और अलग अलग परिस्थितियां हैं कि कब ये अलाउड होगा, कब ये नहीं अलाउड होगा। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये क्या है? इंटेंशनल और वॉलेंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर द फुल टर्म। इंटेंशनल मतलब कोई उद्देश्य हो उसके साथ, जैसे एमटीपी अलाउड कहाँ है? आजकल बहुत सारे टेस्ट
हो रहे हैं, तो गर्भ में पल रहा बच्चा कहीं विकलांग तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई अंदरूनी बीमारी तो नहीं है, ये सब हम पहले से पता कर सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जब इस तरीके की कोई प्रॉब्लम गर्भ के साथ पता चलती है तो डॉक्टर्स खुद सलाह देते हैं कि आपको इसको टर्मिनेट करवा देना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इंटेंशनल या वॉलेंटरी टर्मिनेशन हो गया ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, यानी कि समय पूरा होने से पहले, गर्भ धारण करने के बाद, बच्चा पैदा होने से पहले ही उसको अबॉर्ट करवा दिया जाए। तो ये क्या है, ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक या वॉलेंटरी, आपकी इच्छा से हो रहा है, मतलब आप हाँ कर रहे हैं। जैसे कभी कभी कुछ ऐसे मेडिकल केसेस आ जाते हैं कि गर्भधारण होने के बाद भी लगातार, आपको पता है कि गर्भधारण जैसे ही होता है तो मेंसेस आने बंद हो जाते हैं, पर कभी कभी क्या होता है, ब्लीडिंग चालू है लगातार। अगर ब्लीडिंग चालू है तो इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही है और अंदर ही, पेट के अंदर ही फीटस जो है वो सड़ने लग जाए, कुछ ऐसी अजीब परिस्थिति हो जिससे माँ की जान को ही खतरा हो जाए। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में इंटेंशनल या वॉलेंटरी टर्मिनेशन प्रेगनेंसी का करवाना पड़ता है डॉक्टर्स की सलाह से, और डॉक्टर्स के द्वारा ही इसी औजार लगा करके होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा ऐच्छिक, मतलब हमारी इच्छा है, हम मजबूर हैं तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इस तरीके के केस में अलाउड है। दूसरा, इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन, इसको हम इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का क्या रोल है, has a role in decreasing population, becomes essential when continued pregnancy may prove to be fatal to the mother, fetus or to the both। इसका एक रोल ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कंसेप्शन हो गया और पॉपुलेशन कंट्रोल करनी है, 2 बच्चों के बाद कंसेप्शन हो गया, गर्भधारण हो गया और बच्चा पैदा नहीं करना, तो रास्ता क्या है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ही इसका रास्ता है। तो इस स्थिति में भी अगर 2 बच्चे हो चुके हों और आगे बच्चा नहीं चाहिए, तब भी इस तरीके की एमटीपी अलाउड है। इंडिया में एमटीपी लीगल है, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया में कानूनी तौर पर मान्य है, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। कानूनी तौर पर एमटीपी इंडिया में हम अलाउड है हमें, लेकिन कुछ स्ट्रिक्ट सर्टेन कंडीशंस के साथ, सो एज टू प्रिवेंट फीमेल फीटिसाइड। मतलब इस एमटीपी में ये इंश्योर करना है डॉक्टर की जो बच्चा पेट में है वो कन्या नहीं है, कन्या भ्रूण हत्या को बचाते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो अलाउड है, लीगल है। यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इलीगल है यदि फीमेल फीटिसाइड का केस हो। फीमेल फीटिसाइड का केस यदि नहीं हो तो एमटीपी अलाउड है, यानी कि कुछ कानूनी शर्तों के साथ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया में अलाउड है, यानी कि फीमेल फीटिसाइड उसमें नहीं होना चाहिए, कन्या भ्रूण हत्या वाला केस नहीं होना चाहिए। यानी कि बिना चेक किए कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, ये बिना चेक किए हुए मेडिकल आधार पे जब टेस्ट होते हैं उस आधार पे यदि माँ के जान को या बच्चे की जान को खतरा है, या जो केस है वो हेल्दी फीटस ग्रो नहीं कर रहा है, तो उस समय पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इंडिया में अलाउड है, यानी कि कुछ कानूनी शर्तों के साथ ये अलाउड है। लेकिन कुछ प्लेसेस में, बट इन सम प्लेसेस एमटीपी इज यूज्ड विद एमनियोसेंटेसिस। अब इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस होता है आपका, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है बच्चों, एमनियोसेंटेसिस होता है जिसमें आपका ये है एमनियोसेंटेसिस, ये एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है, एमनियोसेंटेसिस का मतलब है कि एमनियन फ्लूइड को ले करके ये टेस्ट कर लेना कि फीटस जो है वो फीमेल है या मेल है, और अगर फीटस फीमेल है तो इट इज अबॉर्टेड, यानी कि अगर पेट में पल रहा बच्चा लड़की है तो उसका अबॉर्शन होगा, अगर पेट में पल रहा बच्चा लड़का निकला तो उसका अबॉर्शन नहीं होगा, क्योंकि माता पिता को क्या चाहिए, माता पिता को बेटा चाहिए। कहने में अच्छा नहीं लगता बच्चों, लेकिन भारतीय समाज का ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा कि उसमें कन्या भ्रूण हत्या होने लगी
और इसीलिए क्या हुआ कि महिला और पुरुषों का जो अनुपात था वो बहुत ज्यादा बदल गया। तो जब फीटस फीमेल हो तो अबॉर्शन हो जाएगा। ऐसी प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करने के लिए एमटीपी यूज किया जाता है और इसलिए ये गैर कानूनी है पूरी तरह से। इसके लिए सजा का प्रावधान है, डॉक्टर्स पर भी, क्लिनिक्स पर भी इसके लिए चार्जेस हैं और काफी हद तक इस पर रोक भी लगाई गई है। लेकिन अभी भी मैं इंश्योर नहीं करती कि 100% ये चीज कानूनी तौर पे भी हो रही, क्योंकि कानून है, लोग तोड़ते हैं और ये काम भी होते हैं। तो इससे क्या है, अगर इस तरीके की देखिए जो एमनियोसेंटेसिस है, ये इसके लिए जो एमटीपी का नॉर्मल टाइम है, यानी कि 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी हो उसके पहले पहले एमटीपी हो जाना चाहिए। लेकिन जो ये एमनियोसेंटेसिस है इसके लिए 4 मंथ्स का कम से कम होना चाहिए, तभी पता चलता है कि फीमेल है फीटस या मेल फीटस है। तो ये जो है ये खतरनाक भी होता है। सच प्रैक्टिसेस कैन प्रूव टू बी फेटल टू द मदर एज वेल, यानी माँ के लिए ये उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। लेकिन लोग फिर भी परवाह नहीं करते और इस तरीके की प्रैक्टिसेस मैं ये नहीं कह सकती कि बिल्कुल नहीं हो रही हैं, अभी भी इंडिया में जारी हैं। तो ये तो हो गया एमटीपी के बारे में। एमटीपी के बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं, है ना। उसके बाद आपका टॉपिक आ जाता है बच्चों सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, यानी कि एसटीडीज के बारे में। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कौन कौन सी हैं? डिजीज क्या? डिजीज जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती है, यानी ऐसी डिजीज जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय पे महिला से पुरुष साथी को या पुरुष से महिला साथी को ट्रांसफर हो जाए, संक्रामक हो जाए, तो इस तरीके की डिजीजेस को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। मोस्ट ऑफ एसटीडीज जो होती हैं, सब ज्यादातर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं ये वेनरल डिजीजेस होती हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है इन डिजीजेस में। लेकिन सभी के सभी जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में नहीं होती। जैसे हम अगर एड्स की बात करें तो एड्स सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, लेकिन इससे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं होता, ओवरऑल इम्यूनिटी पे असर पड़ता है। तो बताने का जो मकसद है वो ये है कि सभी डिजीजेस जो हैं वो आरटीआई के थ्रू नहीं आती हैं, सभी डिजीजेस में यूटीआई नहीं होता है। कुछ डिजीजेस में यूटीआई होता है और कुछ डिजीजेस के असर अलग अलग होते हैं। तो कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के नाम हैं आपका गोनोरिया, ये रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में होता है बच्चों। दूसरा आपका सिफिलिस है, ये भी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है। क्लेमाइडियासिस है, आपका जेनाइटल हर्प्स है, आपका जेनाइटल वार्ड्स है, जेनाइटल एरियाज में घाव का हो जाना, ट्राइकोमोनियासिस है और आपका हेपेटाइटिस बी है। ये सभी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो ये आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का इन्फेक्शन नहीं है, ये सारे ट्रैक्ट के इन्फेक्शन हैं। आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और उसका प्रिवेंशन कैसे हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस मतलब ऐसी डिजीजेस जो जब सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा हो तो महिला साथी से पुरुष साथी को हो सकता है या पुरुष साथी से महिला साथी को ट्रांसमिट हो सकता है। यानी कि कैसा है ये, एक साथी से दूसरे साथी को स्थानांतरित हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके बचाव के लिए कौन कौन से रास्ते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो हैं उनसे बचना बहुत आसान है, थोड़ी सी सावधानी के साथ उनसे बचा जा सकता है। हम सबसे पहले नंबर पे इसमें नंबर आता है एड्स का। एड्स जिसको हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, अगर केवल इसी शब्द पे ध्यान दें, क्योंकि आप क्लास 12th में अलग अलग इन चारों शब्दों पे ध्यान दे लें। एक्वायर्ड का मतलब आपने एक्वायर किया, इम्यूनो मतलब इम्यूनिटी से संबंधित, डेफिशिएंसी मतलब इम्यूनिटी की कमजोरी हो गई, और ऐसा सिंड्रोम जो आपकी इम्यूनिटी को एकदम डिक्रीज कर देता है, एकदम खत्म कर देता है, उस तरीके का रोग आपका कहलाता है एड्स। और धीरे धीरे इसमें क्या होता है, सभी ऑर्गन्स फेल होते हैं और इसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। यानी कि एड्स जो है क्या है,
एड्स लाइलाज बीमारी है। एड्स का कोई इलाज नहीं है और ये डिजीज ट्रांसमिट होती है, केवल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज में आती है। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय ही एड्स एक महिला से पुरुष को या पुरुष से महिला को हो जाए। इसके लिए ये है, आप अगर इन्फेक्टेड, मान लीजिए कोई व्यक्ति को एड्स का इन्फेक्शन है और उसको अगर कोई इंजेक्शन लगा है, कोई सुई लगी है और वही सुई अगर किसी दूसरे मरीज को लगा दी जाए तो उसको भी ये डिजीज ट्रांसफर हो जाएगी, क्योंकि ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है बच्चों, इनको ट्रांसफर होने के लिए एक लिक्विड मीडियम की जरूरत होती है। तो उसके लिए ब्लड में मिक्स हो जाना भी एक बहुत बड़ा कारण है। केवल जरूरी नहीं है कि उसको सेक्सुअल तरीके से ही वो ट्रांसमिट हो। वो ट्रांसमिट होने के लिए शेयरिंग, एड्स कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्टेबल निडल्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इंजेक्टेबल निडल्स के थ्रू भी ये फैल सकता है, ये मतलब ट्रांसफर हो सकता है। ये आपका सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो सर्जरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं औजार, उसके द्वारा भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बिना प्रॉपर चेक किए एक व्यक्ति का ब्लड, खून दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को, मतलब बीमार, मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है जिसको खून की आवश्यकता है, ब्लड की, तो ब्लड जो है ब्लड बैंक से लिया गया और वो टेस्ट ना हो, जैसे डायरेक्ट आजकल क्या हो रहा है, आजकल आप ब्लड डोनेट करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है तो यू हैव टू डोनेट योर ब्लड। जितने यूनिट ब्लड की जरूरत आपके पेशेंट को है, आपको उतना यूनिट ब्लड डोनेट करना है, लेकिन आपका ब्लड डायरेक्ट आपके पेशेंट को नहीं चढ़ाया जाता है। ये प्रैक्टिसेस क्यों शुरू की गई? आपका ब्लड जितने यूनिट चाहिए उतना यूनिट ले लिया जाएगा और वो ब्लड आपका रखा जाएगा ब्लड बैंक में, और जिस ग्रुप का ब्लड आपके पेशेंट को चाहिए वो ब्लड आपके पेशेंट को चढ़ाया जाएगा, लेकिन वो ब्लड पूरे सारे मानकों को पूरा करने वाला होगा। यानी उसमें टेस्ट जो है वो, जैसे ये हेपेटाइटिस का टेस्ट है, एड्स का टेस्ट है, ये सारे टेस्ट करा लिए जाते हैं और इन सब रोगों से फ्री होता है वो ब्लड, वो किसी व्यक्ति को चढ़ाया जाता है। तो मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको एड्स है और एक दूसरा पेशेंट है जिसको एड्स नहीं है और डायरेक्ट खून चढ़ाया जाएगा तो क्या होगा? बट ऑब्वियस है कि दूसरा रोगी भी एड्स से ग्रसित हो जाएगा। तो इसके लिए अब डायरेक्ट ब्लड बिल्कुल भी नहीं चढ़ाया जाता है। और अगर कहीं ऐसी गलती हो तो उसमें क्या होता है बच्चों, अगर कहीं ऐसी गलती हो तो उसके लिए बहुत बड़ा हर्जाना भरना पड़ता है किसी भी हॉस्पिटल को, और जो रोगी है उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। तो आज की क्लास में आपने एमटीपी के बारे में पूरा जान लिया, आपने वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी के बारे में जाना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में हमने एड्स के बारे में और भी बताना है, वो हम अगले सेशन में बात करेंगे उसके बारे में। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।